बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो थ्योरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे लास्ट क्लास में, और उसी की कंटिन्यूशन में आज का लेक्चर है हमारा। और हमने लास्ट क्लास में ईआरजी थ्योरी और हाइजीन्स फैक्टर्स और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, लास्ट वीडियो लेक्चर जो मेरा यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। और आज हम उन्हीं थ्योरीज़ में से अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे की मज़ीद कुछ थ्योरीज़ आज की क्लास में लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द गोल सेटिंग थ्योरी। ये जिसने दी थी उसका नाम आपके सामने स्क्रीन पर है। एडविन लॉके ने ये थ्योरी दी थी, गोल सेटिंग थ्योरी के ये कौन सी थ्योरी होती है। और ये सारी थ्योरीज़ पढ़ाने का मकसद ये है कि इसमें इन्हीं थ्योरीज़ में से मतलब कमोबेश ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई हो रही होती हैं ये थ्योरीज़, और वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों के अंदर है। ठीक है, अब देखें गोल सेटिंग थ्योरी क्या कहती है। गोल सेटिंग थ्योरी की डेफिनेशन वैसे तो बुक की डेफिनेशन इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने है, और मैं इसको समझा देता हूँ कि द थ्योरी दैट स्पेसिफिक एंड डिफिकल्ट गोल्स एंड फीडबैक लीड टू हायर परफॉर्मेंस। ये थ्योरी ये कहती है कि जो स्पेसिफिक गोल्स हैं और डिफिकल्ट गोल्स हैं प्लस फीडबैक हायर परफॉर्मेंस को लीड करता है। अब मैं इसको थोड़ा समझाऊँ। देखो, अब जैसे कोर्स है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, अब इसके अंदर हमने इसको इतना माइक्रो लेवल पे लेके चले गए कि भाई हमने क्विज लेना है, हमने मिड लेना है, हमने असाइनमेंट लेने हैं, उसमें हमने केस स्टडी करनी है, स्पेसिफिक हो रहे हैं, नैरो डाउन हो रहे हैं, किस टाइम पे क्या चीज़ करनी है, कितनी करनी है, यानी कि उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो। फिर फीडबैक, अच्छा अगर कोई उसमें कमी पेशी रहती है तो वो फीडबैक के थ्रू पता लग जाता है और आगे वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को क्या कहती है, लीड टू हायर परफॉर्मेंस। हायर परफॉर्मेंस का क्या होती है, जामिन होती है। ठीक है, आगे कहते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द गोल परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। अब क्या होना चाहिए, आपकी अपने गोल के साथ कमिटमेंट होनी चाहिए सबसे पहले कि यार मैंने ये करना है। ठीक है, एडुकेट सेल्फ एफिकेसी, आप में थोड़ी करने की सलाहियत, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और कि हाँ यार मैंने करना है। इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी जिसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और टास्क करेक्टरिस्टिक्स एंड नेशनल कल्चर, और जारी बात है कि टास्क करेक्टरिस्टिक, देखो सेल्फ एफिकेसी की डेफिनेशन आ गई। द इंडिविजुअल फील दैट ही और शी इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क। सेल्फ एफिकेसी क्या है, जैसे मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी की, यार मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ, ये ज़रूरी है। ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी नहीं है बेटा, ये तो ज़िंदगी के हर फील्ड में अगर आप कुछ भी करते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, आप किसी स्पोर्ट्स के प्रोफेशन में आते हो, आप हॉकी खेलते हो, आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, आप स्विमिंग करते हो, कुछ करते हो, कंसिस्टेंसी के बगैर कोई काम दुनिया का नहीं हो सकता। अगर आप इसमें स्पोर्ट्स को भी शामिल कर लो, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, व्हाट्सएवर, ठीक है, तो उसके बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। तो सेल्फ एफिकेसी क्या है कि इंडिविजुअल बिलीफ है ये मेरा कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है, ये समझ आ रही है। तो ये गोल सेटिंग थ्योरी के मैंने अपने गोल सेट किया, उसमें मैंने स्पेसिफिक गोल्स दिए, टाइम बाउंड गोल्स दिए। एक और चीज़ यहाँ मैं बताऊं कि गोल हमेशा टाइम बाउंड होता है। टाइम बाउंड से क्या मुराद कि यार इस पर्टिकुलर टाइम में मैंने ये करना है। ऐसा गोल जो कि टाइम बाउंड ही नहीं है वो गोल नहीं कहलाता। आप बात समझ लो मेरी। आगे चलते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी। द अजम्पशन दैट बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कंसिक्वेंसेस। देखो रीइंफोर्समेंट क्या है यहाँ पे कि एक ऐसी अजम्पशन है, ये रीइंफोर्समेंट के बारे में हमने इससे पहले भी बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। ठीक है, अगर आप स्लाइड ऊपर करेंगे तो हम काफ़ी डिटेल्स में पढ़ चुके हैं रीइंफोर्समेंट के बारे में कि रीइंफोर्स का मतलब कि एक ही चीज़ को बार बार करना है कि यार ये हो जाए हो जाए हो जाए, दैट्स इट। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या होती है कि एक अजम्पशन है कि बिहेवियर जो है अपने नताइज का क्या है, अपने होने किसी भी सिचुएशन के जो नताइज निकलते हैं वो बिहेवियर आपका उस सिचुएशन में बनाते हैं, या यूं कह लो कि वो नताइज जामिन होते हैं आपके बिहेवियर के। मिसाल के तौर पे एक सिचुएशन है, अब उसमें नताइज निकले, अब नेक्स्ट टाइम आपका बिहेवियर क्या होगा उसमें डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक कोर्स है, आप फेल हो गए उसमें, अब नेक्स्ट टाइम आप और हार्ड वर्क करोगे। ठीक है, इसी तरीके से कोई इसकी अच्छी एग्जांपल भी हम ढूंढ लेते हैं। द अजम्पशन दैट बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कंसिक्वेंस। ये लिखो कि बिहेवियर जो है, कंसिक्वेंस का क्या मतलब होता है, रिजल्ट, नताइज। अपने बिहेवियर जो है वो फंक्शन है कंसिक्वेंस का, यानी कि अपने नताइज का फंक्शन है, यानी जैसे नताइज या रिजल्ट निकलेंगे उसके देख के आप अपने बिहेवियर को एडजस्ट करोगे या उसी के मुताबिक आपका बिहेवियर होगा। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या कहती है, बिहेवियर इज एनवायरमेंटली कॉज्ड। अब जिस एनवायरमेंट में बंदा रहता है, एक अमेरिका का स्टूडेंट है, अमेरिका से आया है, उसका पला बड़ा वो यूएस में है, तो उसका बिहेवियर ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड, मॉडिफाइड हो सकता है, रीइंफोर्स यानी बार बार करके। अब इसकी मैंने मिसाल एक पहले भी दी थी कि मिसाल के तौर पे सीट बेल्ट के ऊपर जो है चालान होता है, ठीक है, 500 या 600 रुपए का एक नॉर्मल फाइन है, या जिसे आप कहते हैं अपना चालान है।
अब इसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी। पॉजिटिव क्या है, भाई आपको टीवी पे इश्तिहार चला दिए, रेडियो पे वॉइस ओवर या एडवर्टाइजमेंट चला दी, ठीक है, कि भाई आप सीट बेल्ट पहने, अपना पहने, या आपकी जान बचाती है, नहीं तो आप का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट के वक्त आपकी जान को खतरा हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज फाइन होगा। कोई भी नहीं पहनेगा, लिख लो, कोई भी नहीं पहनेगा, खासकर ये कौम तो पहनेगी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यहाँ नहीं चलनी। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये कि थोड़ा आगे गए, सर्जन खड़ा था, उसने 500-600 का चालान किया, अब याद रहेगा कि यार मेरे पैसे गए, चलो बहुत लापरवाह हो, दूसरी बार चालान हुआ, तीसरी बार चालान हुआ, चौथी बार आपको लाजमन याद रहेगा कि नहीं यार ये 500-600 रुपये हर बार मेरे इसमें चले जाते हैं, तो मैंने सीट बेल्ट पहननी ही पहननी है। तो ये हो गई नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, क्योंकि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से तो कम सुधरने वाली है नहीं। वो डिपेंड करता है ना कि कहाँ पॉजिटिव लगानी है, कहाँ नेगेटिव लगानी है, वो आपको खुद पता लग जाएगा। लेकिन रीइंफोर्समेंट हो गई, अब आपका बिहेवियर चेंज हो गया, अब आप जब भी जा रहे हो सीट बेल्ट पहन लो, ठीक है, सीट बेल्ट आपकी होती है, आप पहनते हो, ठीक है, अदरवाइज आपके जहन में होता है कि यार मेरा चालान हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिसाल इसकी बड़ी फिट बैठ रही है। आगे देखते हैं, रीइंफोर्स बिहेवियर टेंड्स टू बी रिपीटेड, ये रिपीटेड होना चाहिए रीइंफोर्समेंट, ठीक है। ये जैसे कि हम अगेन वही बात मैंने इससे पहले भी मिसाल दी थी कि जैसे कि अपना नमाज है, और ये भी हमारी एक रीइंफोर्समेंट है कि दिन के 5 औकात में अल्लाह ताला को याद करना, उसको सजदा करना, तो ये सब रीइंफोर्समेंट है। आगे अगली थ्योरी की तरफ हम बढ़ते हैं, जॉब डिज़ाइन थ्योरी। मेरे ख्याल से अब तक 6-7 थ्योरीज तो हम देख ही चुके हैं इसको ना, तो इसको ज़रा देख लेना, इन 2 वीडियोस को, लास्ट वीडियो को और इस वीडियो को, ठीक है। इसमें सारी थ्योरीज आ रही हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, जॉब डिज़ाइन थ्योरी क्या कहती है? जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक है। एक जॉब डिज़ाइन आपने करनी है। आइडेंटिफाई 5 जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर रिलेशनशिप टू पर्सनल एंड वर्क आउटकम्स, यानी कि आपने 5 कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करना है और उनकी रिलेशनशिप को पर्सनल या वर्क आउटकम से वो करना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या? स्किल वैरायटी, क्या भाई क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है। आईटी की जॉब है, उसका स्किल सेट और है कि अगर कोई पढ़ाने की जॉब है, उसका स्किल सेट और है, उधर कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती हैं, वगैरह वगैरह। टास्क आइडेंटिटी, क्या टास्क है, टास्क सिग्निफिकेंस, क्या टास्क इतना वर्थ वाइल है या नहीं। अच्छा, फ्रीडम, इसको कहते हैं ऑटोनॉमी, यानी फ्रीडम, यानी कि भाई आपको एम्पावर किया जा रहा है, आपको अथॉरिटी दी जा रही है ऑटोनोमस तरीके से, खुद मुख्तार तरीके से, खुद साख्ता तरीके से, खुद मुख्तार तरीके से इंडिपेंडेंटली उसको काम करो, ठीक है। अगेन फिर उसके बाद फीडबैक। तो ये सारी जो है वो चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं अगर हम कोई भी जॉब डिज़ाइन करते हैं। आगे मजीद कंटिन्यूशन है, लिखा हुआ कंटिन्यूशन है कि जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल क्या है कि स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंट इसमें आ जाती हैं। फिर नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क, यार आपका काम कितना वर्थ वाइल है या नहीं, पर्सनल फीलिंग्स हैं, वगैरह वगैरह। इंक्रीज इन दी साइकोलॉजिकल स्टेट्स, और ये सारी चीज़ें जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाती हैं। ज़ाहिर बात है, जॉब सेटिस्फेक्शन, परफॉर्मेंस, मोटिवेशन, इन सब चीज़ों का ताल्लुक साइकोलॉजिकल स्टेट से होता है आपकी। ओके, यहाँ देखो, यही जो बातें हमने की हैं बड़ी खूबसूरती के साथ इस चार्ट में समराइज कर दिया है। एंड अगेन वो ये कर्सर देखो, यहाँ पे सोर्स लिखी हुई है कि ये जहाँ से लिया गया है, पेज नंबर तक लिखा गया है। पीपी से मुराद होता है पेज नंबर, ये कॉपीराइट है, यानी कि आप इसको कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते, और ये यहाँ से लिया गया, परमिशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। पहले ये देख लो कि सोर्स यहाँ से ली गई है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं कि किसी ने भी, ना तो मैंने अपने पास से बनाई है, ना किसी और ने अपने पास से बनाई है। ऑब्वियसली ये एक ऑथेंटिक बुक और ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ाया जा रहा है, और उसका रेफरेंस यहाँ पे कोट हो रहा है। एग्जिबिट 6-6 है आपकी बुक का, उसका रेफरेंस यहाँ लिखा है, ठीक है, और उससे ये चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ताकि एक हम स्टैंडर्ड को मेंटेन रख सकें, इंटरनेशनल करिकुलम के अकॉर्डिंग हम मतलब चल सकें, ठीक है। तो यहाँ देख लें कि जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल है, आप थोड़ा सा इसके ऊपर आए कि ये देखें कोर जॉब डायमेंशन क्या है, ये इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। या आगे जाके क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स को बना दिया, यानी कि अगर आपने ये चीज़, आप में स्किल है, आप टास्क की आइडेंटिटी आपको पता है, उसकी सिग्निफिकेंस पता है, तो आप एक एक्सपीरियंस मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क आप में आएगी। मिसाल के तौर पर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं लेक्चर ले रहा हूँ, इसकी स्किल अलग है। पहली बात तो ये कि मेरे पास उसकी रेलिवेंट डिग्री है, एक्सपीरियंस, नॉलेज, सारी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, टीचिंग स्किल्स को देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, मुझे अपनी बात आगे कन्वे करना आनी चाहिए, समझाना आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज, अगर आप सामने खड़े हुए हैं और आप क्लास को डील कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये हमारे स्किल सेट होना चाहिए। अब अगर मैं पिछले 5-10 सालों से ये काम कर रहा हूँ, तो अब एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस ऑफ वर्क आ गया मेरे पास, जो कि मेरी साइकोलॉजिकल स्टेट है कि मैं खुद को ये फील कर रहा हूँ कि यस आई हैव ऑल दिस पावर्स, ठीक है। एंड देन
आप ये देखो वो लीड करती है पर्सनल वर्क आउटकम। अब जारी बात है कि माशाल्लाह इसका असर काम पे पड़ रहा है, आपकी क्लासेस स्मूथ रन हो रही हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वर्क अच्छा हो रहा है, आउटकम पे असर पड़ रहा है ना। तो ये यहाँ से शुरू होती है और यूं जाती है, ये बता रहा है। ऑटोनॉमी क्या करती है? एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम्स ऑफ द वर्क। अब एक मैं आपसे कहता हूँ कि यार मैंने आपको एम्पावर किया, मुझे बस ये रिजल्ट चाहिए, बात खत्म, कैसे करना है क्या करना है तुम्हारा काम, ये हो गई ऑटोनॉमी। ऑटोनोमस तरीके से फैसले करो, लेकिन इसमें तुम्हारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई ना, फिर तुमने ही करना है। और फिर ये हाई सेटिस्फैक्शन विद द वर्क, आप अपने काम से सेटिस्फाई हो। फीडबैक क्या होता है? नॉलेज ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ द वर्क एक्टिविटीज। अब जारी बात है कि इस कोर्स के इख्तिताम में भी आप फीडबैक देंगे कि भाई ये कोर्स आपको कैसा लगा, जो है इसमें कंटेंट अच्छा था, सीखने को मिला, पढ़ाने वाला कैसा था, क्लासेस टाइम पे हुई, पूरी क्लासेस हुई, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आप उन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, तो जैसा आपने कोर्स को पाया होगा ऑब्वियसली आप वैसा आंसर करेंगे। तो फीडबैक क्या है कि नॉलेज एंड एक्चुअल रिजल्ट्स, क्या ये मेरे पास रिजल्ट्स आए हैं और ये मैंने इसका ये जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस रहा है इस कोर्स को करने के बाद। अब अगर अच्छा कोर्स होगा तो लोग बढ़ जाएंगे, अगर अच्छा नहीं पढ़ाया होगा तो जारी बात है लोग एब्सेंट होंगे, टर्नओवर ज़्यादा होगा, या जिसे कहते हैं ड्रॉप वगैरह के इश्यूज होते हैं। तो ये आप देखें एरो जो यहाँ पे जा रहा है, ये एम्प्लॉय ग्रोथ एंड नीड स्ट्रेंथ की एम्प्लॉय की ग्रोथ इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन से अपने एम्प्लॉय को ग्रो भी करती रहती है, यानी वो अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखती है। ये समझ आ गया? बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा चार्ट है, जॉब प्रैक्टिस्टिक मॉडल, और ये सोर्स यहाँ पे गिवन है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, मजीद आगे की तरफ जाएंगे कि जॉब डिजाइन थ्योरी क्या कहती है। अब इसमें अगर आप देखें तो स्किल वैरायटी है, टास्क आइडेंटिटी है और टास्क सिग्निफिकेंस है। तो स्किल वैरायटी में द डिग्री टू विच अ जॉब रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, यानी कि जॉब, अब टास्क, स्किल वैरायटी क्या है? अब एक जॉब है, आजकल के जॉब में एक पार्टिकुलर स्किल सेट होना चाहिए, ठीक है। क्या कहता है कि द डिग्री टू विच अ जॉब रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, की जॉब डिफरेंट एक्टिविटीज की वैरायटी को रिक्वायर्ड करती है। मिसाल के तौर पे आज के दौर में ऑलराउंडर चाहिए, मल्टी टास्किंग टास्किंग बंदा चाहिए, ये भी करे वो भी करे, फलाना काम नहीं हो, ठीक है। तो स्किल का वैरायटी होनी चाहिए, इसको कहते हैं स्किल सेट होना चाहिए, एक पूरा पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका स्किल का। अगर मैं सही वर्ड इसका इस्तेमाल करूं तो स्किल सेट, और या फिर एक पूरा पोर्टफोलियो होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप ये भी पढ़ा सकते हैं, आप वो भी पढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये कोर्स दे दिया जाए, बीच में से कोई मसला आ जाए, ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं। अब आप देखें कि ये कोविड की वजह से एक बहुत बड़ा मसला आया, जिसमें एचएससी ने भी इस बात को पॉइंट आउट किया कि ये जो हमारा ऑनलाइन आया था सारा सिस्टम, जैसे कोविड आया तो काफ़ी सारे टीचर्स और मुख्तलिफ जगहों के लोग काफ़ी ऐसे थे जो बेचारे यूज टू नहीं थे ऑनलाइन टीचिंग से, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। चले हम यंग जनरेशन में आते हैं, ये सारी चीज़ें हम इन चीज़ों से, इन टूल से, जूम से, गूगल क्लासरूम से, टीम से जल्दी यूज टू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा डे टू डे बेस का काम ही है। लेकिन अगर थोड़ी सी, अगर आप इसमें जनरेशन गैप आप देखें, या कोई सीनियर फैकल्टी है, ठीक है, तो उनके ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, तो वो यूज टू नहीं थे, तो वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा डेफिसिट जिसे कहते हैं स्किल सेट का या स्किल वैरायटी का आ गया, कि उनको फिर ज़ाहिर बात है क्लासेस लेने में प्रॉब्लम आई। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स भी अपने जिसे कहते हैं तफरी करते रहते थे। तो अब कैसे कंट्रोल करना है, एक ऑनलाइन क्लासरूम में अपना कंट्रोल कैसे बरकरार रखना है, ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि आपको कोई बच्चा नज़र ही नहीं आ रहा होता। अब इन ऐप से, ये जो जूम की ऐप है या और कोई सॉफ्टवेयर है, गूगल क्लासरूम, आपने क्लास के अंदर किस तरीके से अपने कंट्रोल को बरकरार रखना है कि कोई बच्चा जो है वो मिसबिहेव ना करे, ये उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू कि आप अगर फिजिकली क्लास ले रहे हो, क्योंकि उसमें तो बच्चा सामने नजर आ रहा होता है। तो ये इसकी बहुत अच्छी मिसाल है कि आप स्किल वैरायटी जो है वो नहीं थी जिन लोगों में, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है ऑनलाइन टीचिंग के मामले में, क्योंकि अब पूरी दुनिया ऑनलाइन टीचिंग पे मूव हुई है और ये सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है। तो आप यहाँ देखें कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई जो कि इससे यूज टू नहीं थे, या जिनका स्किल सेट ये नहीं था, मिसिंग थी। तो यहाँ पे आ गया ये जॉब डिज़ाइन थ्योरी में स्किल वैरायटी। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर अल्लाह ताला बेहतर करे, ये कोविड के हालात ऐसे ही चलते हैं और आज से 2 साल बाद कोई जॉब निकलती है टीचिंग की, तो उसमें लिखेंगे कि भाई आपको ऑनलाइन टीचिंग आनी चाहिए। जॉब डिज़ाइन में ये, उसमें ये बात लिखेंगे कि आपको जूम पे क्लासेस लेना, या एमएस से टीम हो गया, या गूगल क्लासरूम, वॉट एवर, जिस पे भी कह लो, ये सब आना चाहिए। रिकॉर्डेड लेक्चर, उसकी उसकी टेक्नैलिटी, फिर ऑनलाइन क्लास को कंट्रोल करना। एक ऑनलाइन क्लास का अपना एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, और एक जो क्लास फिजिकल हो रही होती है उसका अपना एनवायरनमेंट होता है। तो ऑनलाइन क्लास के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है, उधर सही तरीके से कंट्रोल करके डिलीवर करना, इट्स आल्सो बिग चैलेंज। जब सामने वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप सामने वाले को दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, बॉडी लैंग्वेज नहीं है, तो कम्युनिकेशन गैप वहां पे आ सकता है। तो
ऑल दीज फीचर्स कम्स इनटू स्किल वैरायटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये जो स्किल वैरायटी है ये है टास्क आइडेंटिटी, द डिग्री टू विच द जॉब रिक्वायर्स कंप्लीशन ऑफ अ होल एंड आइडेंटिफाइबल पीस ऑफ वर्क। कि भाई टास्क आइडेंटिटी क्या है कि वो डिग्री के जॉब जो है वो कंप्लीट हो, या एक आपने यार ये आपने कर दिया, जैसे आपका काम तो ईंटें रखना, आपने रख दिया टास्क आइडेंटिटी। ये आसान है, ये खुद देख लो। टास्क सिग्निफिकेंस द डिग्री टू विच द जॉब है सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन अवर लाइफ्स के, यानी कि भाई ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसका सिग्निफिकेंस कितनी है। जैसे ये ईंटें रख रहा हूँ, अब ये कोई इतना सिग्निफिकेंट काम नहीं है, हाँ, लेकिन ये पढ़ाना रिसर्च करना ये सिग्निफिकेंट काम है, तो ये टास्क सिग्निफिकेंस में आ जाएगा। ऑटोनॉमी की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, ये आप देख लीजिएगा। फीडबैक आसान है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ होती है क्वांटिफाई, ठीक है, कि हवा में बातें नहीं होती। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये जो भी सारी बातें मैंने की, जो बड़ी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी नंबरों में क्वांटिफाई करती हैं। इसको कहते हैं क्वांटिफाई करना। एक फीडबैक सर्वे हो गया, स्किल वैरायटी, तो ऑन अ स्केल ऑफ लाइक 1 से 10 या जो भी आप रख सकते हैं, उसका कोई नंबर आया वो ऐड हुआ इसमें डिवाइड बाय 3, यानी एवरेज लिया अगेन, देन ये जो भी सर्वे के थ्रू नंबर आए थे हमने ये किया। और एमपीएस मोटिवेटिंग पर्सनल स्कोर जो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें बेटा जो है वो होती हैं, क्या नाम है, जिसे कहते हैं ये क्वांटिफाई होती हैं, और बड़ी कंपनीज में काम ऐसे हो रहा होता है फिगर्स पे। ठीक है, इसको बस हम एक डेफिनेशन के हद तक देखते हैं। सोशल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, जिसको सिर्फ मॉडल भी कहते हैं, द फैक्ट दैट पीपल रिस्पॉन्ड टू देयर जॉब्स एज दे परसीव देम रादर देन द ऑब्जेक्टिव जॉब्स देमसेल्व्स। ये वो हकीकत है कि पीपल रिस्पॉन्ड करते हैं अपनी जॉब्स को एज ए परसीव, यानी कि जैसे वो देखते हैं यार काम अच्छा है। अगर गूगल के अंदर आपको नौकरी मिले तो मेरे ख्याल से बगैर पैसों के भी काम करने के लिए तैयार हो जाओगे, जो मेरा ख्याल है। अगर कोई कहे कि यार मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट या नासा के अंदर नौकरी दे देता हूँ लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा या सैलरी नहीं दूंगा, बोल के हम फ्री में काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ अगर आपको कोई नौकरी दे तो आप उस पर निगोसिएशन भी करते हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे रिसीव कर रहे हो जॉब को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रादर देन टू ऑब्जेक्टिव जॉब्स देमसेल्व्स। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इक्विटी थ्योरी के ऊपर। ठीक है, कि इक्विटी थ्योरी है क्या। ये स्क्रीन पे आपके सामने एक नई थ्योरी स्टार्ट हो रही है, इक्विटी थ्योरी। पहले आप इसको देख लें, फिर हम आते हैं, थोड़ा सा रीड करें। इक्विटी थ्योरी की डेफिनेशन देखें। अच्छा बेटा, इक्विटी थ्योरी इंडिविजुअल्स कंपेयर द जॉब इनपुट्स एंड आउटकम्स विद दोज ऑफ अदर्स एंड देन रिस्पॉन्ड टू एलिमिनेट एनी इनइक्विटीज। इक्विटी नाम से सारे इक्वल होना, यकसा होना, इक्वल होना, एक जैसा होना, इक्विटी थ्योरी नाम से ज़ाहिर याद रहेगा, आसान बता दिया तरीका। ठीक है, कि इंडिविजुअल्स जो हैं, यानी मैं और आप, अपनी जॉब को, उसके इनपुट को, आउटकम से और दूसरों से कंपेयर करते हैं। ऐसा ही हो रहा है, यार मेरी यहाँ जॉब लगी, मैंने इतनी मेहनत की थी, इतने पैसों की लगी, मेरा दोस्त दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, वो इतने डॉलर कमा रहा है, अय्याशी कर रहा है, उसने वो पढ़ता नहीं था, ये कंपेयरिंग हो रही है। लेकिन उसकी अच्छी जॉब लगी, मेरी नहीं लगी। ठीक है, या उसको निकाल दिया गया, मैं हूँ, वगैरह वगैरह। डिफरेंट पैरामीटर्स को कंपेयर कर रहे हैं। क्लास के अंदर एक स्टूडेंट दूसरे को कंपेयर कर रहा है, एक बच्चा नहीं पढ़ता, उसके ज्यादा नंबर आ जाते हैं, दूसरा जो उसको पढ़ाता है उल्टा उसके कम नंबर आते हैं, कंपेयर कर रहे हैं। और टीचर के पास आके कहते हैं कि सर मैंने तो उसको पढ़ाया था तो उसके ज्यादा कैसे आ गए। भाई टीचर क्या करे इसमें, उसने तो कॉपी देख के नंबर देने, किसने क्या किया था, किसने किसको पढ़ाया था, वो उसका हेडेक थोड़ी है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये इक्विटी थोड़ी चल रही होती है, नहीं चल रही होती है, पहले बता दो। तो कौन कहता है कि कोर्स जो है सिर्फ जब आप कंपनी प्रोफेशन में जाओगे अप्लाई होगा, या पता नहीं वहां पर भी होगा नहीं होगा। ये तो अभी से अप्लाई होना शुरू हो गया, अभी इससे या अप्लाई होता रहा है, आपको पता नहीं चला, पढ़ रहे हो तो पता लग रहा है, और जब जाओगे तो तब कितना अप्लाई होगा ये वक्त के साथ समझ आएगा आपको। तो इसलिए कह रहा हूँ इस कोर्स को जरा अच्छे से पढ़ लो ताकि इसका हक अदा हो जाए। एक बार बुक देख लेना, दो बुक्स बताई हैं, एक जो मैंने टेक्स्ट बुक बताई है, दूसरी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। पूरी जिंदगी के लिए जान छूट जाएगी। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोग्राम का जो पूरा सीएलओ है ना, वो इधर ही कवर हो रहा है आपका।
ये आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन सा CLO किस टॉपिक पे मैप हो रहा है, कवर हो रहा है और कैसे कवर हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ अपनी वीडियोस में कि ये CLO है तो इसका देखो हम ये चैप्टर या ये टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये इस तरीके से लाइफ लॉन्ग लर्निंग में आपको हेल्पफुल साबित करेगा। और 2 CLOs जो और हैं वो भी हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल कंपेयर कर रहा होता है अपने आप को दूसरों से, यार मेरी इतनी जॉब लगी, मैं ऐसा, दूसरा ऐसा, वगैरह वगैरह। तो ये एक जंग चल रही होती है। क्या चल रही होती है? जंग। सेल्फ इनसाइड, अपने आप से, अंदरूनी जंग। सेल्फ आउटसाइड, आपकी दूसरों से। अदर इनसाइड, दूसरों की उसके अंदर से। और अदर आउटसाइड, दूसरों की दूसरों के अंदर से। समझ रहे हो बात? अब ऐसा होता है ना कि मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि यार मैंने एक चीज पे 10 साल लगा दिया और आज मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। एक होती है सेल्फ आउटसाइड कि मैं अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर रहा हूँ कि यार मैं हूँ और ये सामने वाला है, इसने कम मेहनत की, इसने कम इन्वेस्टमेंट की, लेकिन ये लक से, जिसे याद है ना, हमने फैक्टर्स पढ़े थे जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसमें लक और ये सारी चीजें आ गई, एनवायरनमेंट वगैरह, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो फैक्टर्स पढ़े थे, देख लेना पीछे जाके, ठीक है। तो सेल्फ आउटसाइड कि यार सामने वाले ने कम मेहनत की, वो आगे निकल गया, मैंने ज्यादा मेहनत की, मैं कम पीछे रह गया, मिसाल के तौर पे। सेल्फ इनसाइड, अपने आप से जंग। कल मैं यहाँ था, आज मैं उससे पीछे हूँ, ये मैं अपने आप से मवाजना कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ। ये मैं दूसरों से मवाजना, कंपैरिजन कर रहा हूँ। ये देखो 2 बार सेल्फ आ रहे हैं, हूं मैं ही, लेकिन एक बार अपने आप से और एक बार दूसरे से। इधर जो अदर आ गए, दूसरा बंदा है। अब दूसरा बंदा अपने अंदर झांक के देख रहा है, दूसरा बंदा दूसरे को झांक के देख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे की तरफ हम जाते हैं इक्विटी थ्योरी में। इक्विटी थ्योरी की नेक्स्ट स्लाइड ये है, ठीक है। अगेन वही बात, जैसे मैंने कहा था कि उसी चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया है, तो ये आप लोगों के लिए शायद मुश्किल होगा, तो आप इसको रहने दें। बात वही कही जा रही है जो मैंने आपको समझाई है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इक्विटी थ्योरी कंटिन्यू, चॉइसेस और डीलिंग विद इनइक्विटी। चेंज इनपुट्स, अगेन वही बात कि आप अपने इनपुट्स को चेंज करते हैं। अब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, फॉर एग्जांपल आप क्या करेंगे? अपने इनपुट्स को चेंज करेंगे, आउटकम्स को चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डिस्टॉर्ट चेंज करेंगे, कुछ वो करेंगे, जिसे कहते हैं चेंज करना या खराब करना परसेप्शन को, कि आपने एक परसेप्शन बनाया हुआ है, वो परसेप्शन आपका जो है वो वर्थवाइल नहीं है, तो आप उसको चेंज करेंगे। चूज अ डिफरेंट रेफरेंट पर्सन, आप किसी दूसरे पर्सन को लेंगे, या फिर आप जॉब से क्विट कर जाएंगे यानी रिजाइन कर देंगे, ठीक है जी। इक्विटी थ्योरी के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और एक होता है प्रोसीजरल जस्टिस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द अमाउंट एंड एलोकेशन ऑफ रिवॉर्ड्स अमंग इंडिविजुअल। डिस्ट्रीब्यूटिव के यार एक रिवॉर्ड मिला, जैसे कंपनी को फायदा हुआ तो उसने अब सबको बोनसेस दे दिए, इसको कहते हैं शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी शेयर होल्डर के भाई आप इतने उसके, सॉरी इसके लिए जो सही नाम है डिविडेंड का नाम है, ठीक है। तो हर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो वो अपने तमाम एम्प्लॉयज में पैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसको डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वो हो गया क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के सबके साथ इंसाफ हुआ है। अब देखते हैं प्रोसीजरल जस्टिस क्या। ये मैं एग्जांपल्स भी साथ साथ आपको देता जा रहा हूँ, इसकी एग्जांपल, इसकी एग्जांपल, ठीक है। इसको आप नोट करते रहें अपने पास नोटबुक में। प्रोसीजरल जस्टिस क्या है? प्रोसीड फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस टू डिटरमिन द डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आपने उस प्रोसेस की फेयरनेस को करना है, जैसे हायरिंग हो रही है, अब जगह जगह सिफारिशें हैं, जगह जगह आपके जो है वो क्या नाम है इशूज है, एक सिफारिश के ऊपर बंदा आ जाता है, उसके पास कोई डिग्री नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता, भरे पड़ी ये चीज़ें। तो प्रोसेस की क्या फेयरनेस है यार? आपने जो प्रोसेस की, एक हायरिंग का प्रोसेस है, आपका टेस्ट हुआ, आपका इंटरव्यू हुआ, आपके 2-3 इंटरव्यूज हुए, टेस्ट हुआ, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें प्रोसेस। तो वो प्रोसेस बेटा कितना फेयर है? चाहे वो किसी भी चीज को जस्टिस देना है ना, इंसाफ करना है, तो प्रोसेस कितना फेयर है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको ओबी का कोर्स है, आपका असाइनमेंट हुआ, आपका क्विज हुआ, आपका मिड हुआ, आपका फाइनल हुआ। अब इसमें बच्चे को 4 ऑप्शंस मिले हैं कि वो एक जगह परफॉर्म नहीं कर पाया, एक असाइनमेंट उसने सबमिट नहीं कराया, मिसाल के तौर पे 10 नंबर का। और ऐसे केसेस हैं मेरे पास एलएमएस पे जिनका कोई मुझे असाइनमेंट नहीं मिला है, ना कोई ईमेल आई है, उन्होंने सबमिट ही नहीं कराया, तो मैं कहाँ नंबर लगाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल। तो कहने का मकसद ये है, जब असाइनमेंट ही आपका नहीं है एलएमएस के ऊपर, ठीक है, अब आपको दूसरा चांस मिला, दूसरा असाइनमेंट मिल गया, क्विज मिला, मिड मिला, फाइनल मिला, बीच में क्लास पार्टिसिपेशन के इतने मौके मिले, अटेंडेंस हो रही है, वगैरह वगैरह। एक बच्चा ए टू जेड किसी में भी नहीं है, तो अब वो अपना खुद जिम्मेदार है फिर, ठीक है। तो ये इसकी मिसाल होगी कि अब ये जो प्रोसेस है आपकी एवेल्युएशन का, ये किसी एक मिड फाइनल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसमें कई चीजें आ रही हैं कि बच्चा एक जगह परफॉर्म नहीं कर सका, उसको चांस मिला दूसरी जगह परफॉर्म कर ले, ठीक है। तो ये फेयरनेस आ रही है, फेयरनेस समझ कि पूरा जो प्रोसेस है उसके दरमियान एक फेयरनेस है कि अगर आपको एक जगह चांस नहीं मिला तो आप दूसरी जगह परफॉर्म कर लें, ठीक है जी।
अच्छा, यहाँ से नई थ्योरी स्टार्ट होने जा रही है, तो इक्विटी थ्योरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो हम यहीं तक रखते हैं आज के क्लास लेक्चर, और अगर इसमें बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो वो मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से फिर हम ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है ये हम देखेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी फिर हम देखेंगे ये नेक्स्ट क्लास से। आज हमने इक्विटी थ्योरी तक रखना है, 286 हमारी स्लाइड्स हो गई हैं, ठीक है जी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।